जम्मू व कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर सहकारी संघ परिसर में सहकारिता के शिखर पुरुष रहे सहकारिता रत्न पूर्व इफको निदेशक पंडित राजकुमार त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण किया। इसके पश्चात वह सहकार से समृद्धि सहकारिता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता का स्वर्ण युग चल रहा है तथा गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी बैंकों को नया जीवन भी मिल रहा है। भारत सरकार जिला सहकारी बैंकों को निरंतर आर्थिक रूप से सबल बना रही है तथा सहकार एवं सहकारिता के माध्यम से किसानों के उन्नयन का कार्य चल रहा है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। जब देश का संविधान बना तो संविधान सभा में राष्ट्र के निर्माता जब आर्थिक प्रगति पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें बड़ी गंभीर चर्चा हुई, बात आई कि आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये कैसे हो। मैं समझता हूँ सहकारिता का विचार वहां से शुरू होता है और सब एक मत से हमारे आजादी के आंदोलन के सभी राष्ट्रीय नेता ग्रामीण भारत को संपन्न बनाना है, ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाना है, तो सबसे सशक्त माध्यम सहकारिता होगा। योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, सहकारिता से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार 2 दशक पूर्व धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में सहकारिता का आंदोलन कमजोर, हजारों सरकारी संस्थाएं उपेक्षा की शिकार हुई, कई बंद हो गई है। मैं जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के अध्यक्ष सर्वजेश सिंह की संस्थानों को मुझे लगता है कि बेमानी हो। गाजीपुर बैंक को आज एक अच्छी स्थिति में खड़ा करने में जिस तरह सर्वजेश सिंह की मेहनत की है, ये गाजीपुर के लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। जब अच्छे लोग आते हैं, जब अच्छी नीयत के लोग किसी पद पर होते हैं तो किस तरह से परिवर्तन होता है। गाजीपुर का सहकारी बैंक आज प्रदेश के कुछ गिने चुने बैंकों में आज सम्मिलित हुआ है। मैं एक बार इसके लिए जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के अध्यक्ष सर्वजेश सिंह का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। अब जो सरकार इस समय देश के वर्तमान प्रधानमंत्री राजनीति के शुरुआती दिनों में सहकारिता से स्वयं भी जुड़े थे। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से गुजरात में सहकारी समितियां बिगड़ी, तो किसी में नहीं, डेयरी हो, फिशरी हो, बासरी हो, जिस तरह से उसकी तो प्रभावित हुई, उसके कारण गुजरात की अर्थव्यवस्था जिस बुलंदी को पहुंची, उन्होंने ये महसूस किया। और मैं कह सकता हूं कि सरकार से समृद्धि के संकल्प की सिद्धि के लिए एक नया मंत्रालय भारत सरकार ने, जिसका जिम्मा देश के सम्माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को मिला और गृह और सहकारिता दोनों विभाग को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि सहकारिता आंदोलन के नए युग की शुरुआत करने का निर्णय वर्तमान भारत सरकार ने लिया है। जमीनी स्तर पर कैसे इसे मजबूत किया जाए, अभी कैबिनेट ने एक निर्णय किया 15 फरवरी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो भारत सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई, 2 लाख टैक्स गठन करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश की हर पंचायत एक टैक्स ऑपरेशनल हो जाए और तटीय जो क्षेत्र है, समुद्र के किनारे जो हमारे जहाँ मछली सबसे बड़ा उद्योग, मैं समझता हूँ कि फिशरीज कोऑपरेटिव स्थापित करने का फैसला भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं मानता हूँ कि आजादी के बाद जो प्रगति सहकारिता के कारण हुई, बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ कुरीतियां भी उसमें आ गई, लेकिन ये जो रणनीति अभी बनी, मैं कह सकता हूँ कि फार्मिंग हो, खेती बाड़ी हो, फिशरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, पॉल्ट्री हो, सबके समन्वय से और
सरकार की भावना के साथ भारत सरकार इसको पूरे देश में क्रियान्वित करना चाहती है। मुझे उम्मीद है और विश्वास है, अगर आप खुद सोचिए कि अगर आज त्रिपाठी जी होते तो निश्चित रूप से उन्हें कितनी प्रसन्नता होती कि एक ऐसी सरकार देश में है जो वास्तव में सहकारिता को जमीनी स्तर पर गांव तक पहुंचाना चाहती है, पंचायत तक पहुंचाना चाहती है और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप से देखना चाहती है। आप सब जानते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। जिस देश के कभी गुलाम हुआ करते थे इंग्लैंड, उसको पीछे छोड़ के आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 25 वर्षों में जब देश ने लक्ष्य रखा जब हम 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, इस दिशा में नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, काफी प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए विभिन्न सेक्टरों का योगदान होगा और भारत जैसे देश कृषि और सहकारिता के बिना हमारी अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती है। ये बात वर्तमान भारत सरकार पूरी तरह से समझती है और इसलिए चाहे वो बजट में कृषि के लिए प्रावधान करना हो या सहकारिता के लिए प्रावधान, कुछ लोग अनावश्यक संदेह पैदा कर रहे हैं। भारत के संविधान में व्यवस्था राज्य सरकारों के विषय है, कुछ भारत सरकार के विषय हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के अनावश्यक राजनीतिक चश्मे से कुछ लोग देख रहे हैं कि ये भारत सरकार के मामले में इसका स्पष्टीकरण देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी ने बड़े साफ तौर पर किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से ही, सरकारी समाज की भावना से ही सरकार काम कर रही है और सहकारिता के विकास में उस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक नई क्रांति शुरू हुई है 15 फरवरी के बोलने के बाद जो होगी, आने वाले 5 वर्षों में हमको फिर से हमारे पुराने गौरव की तरफ देश को प्रतिस्थापित करने में कामयाबी मिलेगी। दुनिया में भारत का जो महत्व बढ़ा उसको समझने की आवश्यकता है। जिन भी मंचों पर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज देश की जो प्रतिष्ठा है, ऐसी प्रतिष्ठा देश की कभी ग्लोबल जो बीता है पिछला, जैसे कोविड पैंडेमिक आकर दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था जहां उभर गई, बड़े बड़े देश जहां परेशान है, आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली दर हुई है। सामान्य बात नहीं, राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को बयान देना है, उनको देना नहीं चाहिए। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस ईमानदारी को आज कोई भी सामान्य और संवेदनशील व्यक्ति जरूर स्वीकार करें। जिस तरह से अर्थव्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री जी ने किया है देश की, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री मैं समझता हूं कि आज भारत का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे देश ने किस तरह से व्यवस्था को आगे बढ़ाया। पिछले जहां मैं हूं आजकल, जहां दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, वहां की सहकारिता की हालत थोड़ा खस्ता टाइप रही है। बचपन में वो सुनते थे पटना का गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन दोनों किसी सहकारी नेता ने गिरे। मैं नहीं जानता सच है कि झूठ है, लेकिन ये किस्सा हम इलाके में बहुत कुछ उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में भी सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने बड़ा प्रयत्न शुरू किया है और मैं कह सकता हूँ कि सरकारी बैंकों के पुनर्जीवन के साथ साथ हर गांव में एक मजबूत नेटवर्क कनेक्टेड, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क टैक्स के रूप में स्थापित हो जाए, ये स्थिति बनी है। और 3 नई सहकारी प्रतिदिन 3 नई सहकारी संस्थाओं की स्थापना हम करने में समर्थ हो रहे हैं। अभी बजट हमारा पारित होगा, लेकिन मैं उसके पहले ये बात कर सकता हूँ, तीनों कोऑपरेटिव बैंक को पुनर्जीवन मिले, इसके लिए 265 करोड़ कैपिटल मनी अभी हमने कल ही 10 किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारी
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं ये बात जरूर कहूँगा, सहकारिता एवं समाज कल्याण के एक दुधारू सैनिक के रूप में आदरणीय त्रिपाठी जी का जीवन केवल जीवन नहीं था, बल्कि जो सपना उन्होंने देखा उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरा जीवन झुकाया। देश के सहकारिता के इतिहास को कभी सहकारिता आंदोलन के इतिहास को लिखा जाए तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि प्रणेता के नाते, विचारक के नाते, एक करुणामय हृदय एवं मिलनसार व्यक्तित्व के नाते आदरणीय त्रिपाठी जी को सदैव याद किया जाएगा। दूरदृष्टि थी उनकी और समाज के सभी वर्गों की खुशहाली का स्वप्न उन्होंने देखा और इसके लिए जीवन जिया। कभी कभी दुर्लभ समय भी हमने देखे हैं, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आदरणीय राजकुमार त्रिपाठी जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, वी शंकर राय जी, एक बार मुझे जिला सहकारी संघ का चुनाव बहुमत इन लोगों का था और त्रिपाठी जी कहते थे कि मैं नोटिफिकेशन करूँ। इनसे मैं पूछा था कि इस बार वीरेंद्र सिंह जी, और वीरेंद्र सिंह जी से मैंने पूछा था नाना त्रिपाठी जी का अलावा क्यों ना। तो ये तीनों लोग एक दूसरे को अध्यक्ष बनाने के लिए तत्पर थे, कोई अपनी बात नहीं कर रहा था। रात को त्रिपाठी जी से मैं मिला, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो पर्ची ले लो, असंगति के सामने लिखा लीजिए, कभी कहिए हुई घोषित करें। अनेक अनुभव है, मुझे लगता है कि आप सभी को जानते हैं। मैं त्रिपाठी जी की पूरी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और त्रिपाठी जी के परिजन भी हैं, उनके बच्चे हैं, भाई हैं, बेटी, दामाद, पूरा परिवार। मुझे लगता है कि ये जो त्रिपाठी जी का परिवार नहीं था, त्रिपाठी जी एक बड़े परिवार के मुखिया के नाते थे। यहाँ जो लोग आए हैं वो त्रिपाठी जी से प्रेम करते हैं और वो त्रिपाठी जी के परिवार के सदस्य हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी वो है, यहाँ हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद और